हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये काफी ज्यादा काम आता है बड़ी क्लासेस के अंदर भी, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों हम रासायनिक सूत्र। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है, और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं उसको अपन को समझना है। और ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये लगभग आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा इस चीज को रासायनिक सूत्र बोलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ऑक्टोपस दिख रहा है आपको। ऑक्टोपस, ये जो ऑक्टोपस है ये पानी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। अब इस ऑक्टोपस के अंदर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके कितने हाथ हैं। तो आप बोल दोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसके तो 8 हाथ होते हैं, दिख रहे हैं हमको। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाथ होते हैं बच्चों इसके। कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ। अब मेरे को मजा चढ़ा, मेरे दिमाग में आया कि एक काम करता हूँ, थोड़े मजे करता हूँ इस ऑक्टोपस के साथ और इसको हाय हेलो बोलता हूँ, इससे हाथ मिलाता हूँ, इससे हैंडशेक करता हूँ। इससे मेरा मन करा, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि चलो मैं इससे हाथ मिलाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी भुजा को पकड़ लिया और मैं इससे हाथ मिलाऊं। हेलो ऑक्टोपस, हाउ आर यू, कैसे हो आप, है ना। तो ऑक्टोपस उधर से बोल रहा है मैं भी बढ़िया हूँ, हाथ छोड़ नालायक कहीं के, है ना। ऐसे करके वो मेरे मजे ले रहा है, मैं उसके मजे ले रहा हूँ, वो मेरे मजे ले रहा है। पर आप एक बात बताओ, अगर मैंने इससे हाथ मिलाया तो मैंने इसकी एक भुजा को मेरी अपनी एक भुजा से ही पकड़ा है ना। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपने एक हाथ से इसके दोनों हाथ को पकड़ लूं? बताओ, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। देखो नहीं पकड़ पा रहा हूं, बहुत बड़ा है ऑक्टोपस, नहीं पकड़ पाऊंगा। इसकी भुजा जो है वो बहुत बड़ी है ना। पर मैं अपने एक हाथ से एक भुजा से इसकी एक भुजा को बहुत आसानी से पकड़ पा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को इसकी दोनों भुजा पकड़नी है, तो आप बताओ मैं कैसे पकड़ूंगा? अब बड़े आसान है सर, आपके पास भी 2 हाथ है, आप उन दोनों हाथों से जो है इसकी भुजा पकड़ लो। ये लो, आपने भी पकड़ ली, इसकी भुजा पकड़ ली ना यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों एक बात बताओ, मेरे को इसकी सारी भुजा पकड़नी है, जितनी भी भुजा दिख रही ना सारी भुजा पकड़नी है, तो बताओ मेरे को कितने इंसानों की जरूरत है? बताओ मेरे जैसे कितने और इंसान चाहिएंगे? आराम से बता दो आप, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। वीडियो को पॉज करके सोच लो, जिनको टाइम लगता है वो आराम से सोच लें। तो बच्चे समझ गए होंगे कि सर आपके जैसे मतलब टोटल जो है यहाँ पर 4 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की जरूरत है बच्चों? 4 लोगों की जरूरत है ना। तो जो 4 लोग हैं वो मिलकर इसके 8 हाथ को पकड़ लेंगे। तो देखो ये 4 लोग आ गए, इन चारों लोगों ने इसके हाथ को पकड़ लिया है। देखो पकड़ लिया है, जैसे ही पकड़ा बेचारा एक जगह बैठ गया चुपचाप, ऐसे देख रहा है, कह रहे अरे अब तो पकड़ लिया है ना, उसको तंग कर रहे हैं अपन, और क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसके 8 हाथ को पकड़ने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ी बच्चों, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बोली ना, ये जो बात मैंने बोली क्या कि एक ऑक्टोपस की सभी भुजाओं को पकड़ने के लिए 4 इंसान की जरूरत है, 4 ह्यूमन की जरूरत है बच्चों। किसकी जरूरत है? 4 ह्यूमन की जरूरत है ना। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैं दूसरे स्टाइल से भी बोल सकता हूं, शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकता हूं बच्चों। कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस ऑक्टोपस को ओ मान लो, क्या ये ऑक्टोपस जो है उसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर दो। इस ऑक्टोपस का सिंबल, आप इसका जो प्रतीक है ना उसको आप ओ दे दो, ठीक है। और ये जो इंसान है जिनको हम ह्यूमन बोलते हैं, है ना, ह्यूमन स्टार्ट होता है एच से, स्पेलिंग सबको आती है ना, एच से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बोलता हूं कि ये जो इंसान है ह्यूमन है, इनका प्रतीक आप मान लो एच। क्या मान लो? एच। तो अब आप बताओ, एक ऑक्टोपस को 4 एच ने पकड़ रखा है, यही तो हो रहा है। अब इसको अगर मैं आपको शॉर्टकट में लिख के बताऊं ना, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, देखना जरा आप ध्यान से, इस तरीके से लिखूंगा कि एक ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्टोपस, एच फॉर ह्यूमन। तो एक ऑक्टोपस को 4 ह्यूमन ने, एक एच मतलब ह्यूमन, और कितने हैं? 4। एक ऑक्टोपस को 4 ह्यूमन ने पकड़ रखा है बच्चों। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। और मजे की बात बताऊं, यही शॉर्टकट जो है ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ओ कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये एच कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर ओ का मतलब है ऑक्टोपस और एच का मतलब है ह्यूमन, ठीक है। तो ये बन के आया बच्चों रासायनिक सूत्र। आ गई बात समझ में? रासायनिक सूत्र क्या होता है?
ठीक है, मतलब जो भी हम बोलते करते हैं ना उसको अपन शॉर्टकट में अपन एक सूत्र के तरीके से लिख देते हैं उसको। इस संयोजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों रासायनिक सूत्र। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो अब अपन समझते हैं रासायनिक सूत्र कैसे कैसे बनाते हैं, उसको लिखने के नियम क्या है बच्चों। ठीक है, रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल ली अपन ने भी, है ना, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। यहां पर आपको नजर आ रहा है बच्चों क्या, एक अपने को पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी नजर आ रही है बच्चों। ये क्या है, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी के अंदर आपको जितने भी ये लाल वाले नजर आ रहे हैं, कौन से, ये सब जो लाल लाल वाले आपको नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, ये वाले, ये देखो, ये सारे के सारे बच्चों धातु है। कौन है, धातु, मेटल है बच्चों ये सब। ठीक है, ये मेटल है, ये धातु है। और जो आपको ये येलो वाले नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है ये सब अधातु है बच्चों। देखो आप देखो, मैं जैसे इसको छूता हूं ये अधातु, देखो ये देखो, ये अधातु है बच्चों, है ना। तो आपको धातु समझ में आया, है ना। जितने भी दिख रहे हैं ये लाल वाले ये सब कौन है, मेटल है। और जो येलो वाले दिख रहे हैं वो सब नॉन मेटल है, अधातु है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या है वो सुनना अब आप ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम जो है मैं आपको लिख के भी बताता हूं। ठीक है, ऐसा देखो क्या, कि जब भी आपको कोई रासायनिक सूत्र लिखना है तो उसके अंदर सबसे पहले आप धातु को लिखोगे और धातु के बाद में आप अधातु को लिखोगे बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला, पढ़ लो आप। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं, रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा उसके नाम हो या उसका प्रतीक हो उसको पहले रासायनिक सूत्र में पहले लिखेंगे, धातु को पहले लिखेंगे, अधातु को बाद में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, है ना। देखो यहाँ पर धातु दिख रही है आपको, बहुत सारी धातु दिख रही है, उसमें से मान लो मैं एक सोडियम, ये जो धातु दिख रही है ना सोडियम Na, ये जो सोडियम है इसको ले लेता हूं इधर से, ये धातु है। और उधर से जो है क्लोरीन, ये क्लोरीन दिख रहा है, ये अधातु है, इसको ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो यहां से सोडियम को भेजा और उधर से मैंने क्लोरीन को लेके आया। देखो आप, तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया बच्चों। अगर मैं इसको आपको नाम बोलूं तो आप क्या बोलोगे बताओ। आप सबको अब तो इतनी बार आपने पढ़ लिया है कि आपको नाम याद भी हो गया होगा इसका, है ना। बताओ क्या नाम है इसका, इसका नाम है सर सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम क्लोराइड नाम है। कोई दिक्कत है, नमक भी बोलते हैं इसको देशी भाषा में, है ना। तो ये अपने पास में क्या क्या बन के आया है, नमक का रासायनिक सूत्र बन के आया है NaCl, जिसमें Na धातु है इसलिए उसको पहले लिखा, Cl अधातु है इसलिए उसको बाद में लिखा। ठीक है, देखो नाम के अंदर भी सोडियम को पहले लिखा, क्लोराइड को बाद में लिखा बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा दो एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, यहाँ से जो है इधर से मैं कैल्शियम लेके आ रहा हूँ, धातु के रूप में मैं कैल्शियम ले लेता हूँ और उधर अधातु के रूप में मैं ये ऑक्सीजन ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो देखो आप, यहाँ से गया कैल्शियम, देखना आप ध्यान से, ये गया कैल्शियम और उधर से आ रहा है ऑक्सीजन, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम धातु है इसलिए उसको पहले लिखा, ऑक्सीजन अधातु है इसलिए उसको बाद में लिखा है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, सिंपल सा है ना। पहला जो रूल है आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से, है ना। बोलो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन सीखते हैं बच्चों दूसरा रूल, दूसरा नियम क्या है वो समझना आप ध्यान से। ठीक है, दूसरा क्या नियम है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जो आयन है उसकी संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए बच्चों। अब देखो मैंने आपको संयोजकता तो भरपूर तरीके से पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें कर कुरा के मैंने आपको संयोजकता को समझाया बच्चों, समझाया ना। तब आपको संयोजकता तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी फिर भी मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ पर वो चार्ट यहीं पे रख रखा है ना। ये चार्ट अपने को याद रखना ही रखना है। ठीक है, संयोजकता संतुलित होनी चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूँ, आपने जो है ये एक यौगिक बनाया, एक सूत्र लिख रखा है NaCl लिख रखा है। मैं आपसे पूछूं बताओ Na की संयोजकता कितनी है, तो वो है 1। Cl की संयोजकता कितनी है, 1। अगर किसी बच्चे को अभी भी याद नहीं हुआ है तो कृपया करके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ याद कर लेना, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, संयोजकता आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बताओ Na जो है उसकी संयोजकता 1, Cl की संयोजकता 1, और आप भले चार्ट में भी देख सकते हो, ढूंढा आप, सोडियम कहाँ दिख रहा है आपको, सोडियम कहाँ दिख रहा है बताओ, जो सोडियम है ये रहा, इसकी संयोजकता 1, वैलेंसी मतलब संयोजकता, ये रही 1।
तो ये एक लिख रखी। क्लोरीन की संयोजकता एक, क्लोरीन ढूंढो आप, कहाँ दिख रही है आपको क्लोरीन, क्लोरीन 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 ये रही क्लोरीन की संयोजकता एक, तो देखो ये मैंने एक लिख रखा है। तो ये चार्ट इसीलिए है ना, ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है बच्चों। बाकी आपको ये चार्ट याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप, है ना। अब सुनो मेरी बात, ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ, देखो संयोजकता का हिसाब बराबर है, सोडियम की जितनी संयोजकता है उतनी की उतनी संयोजकता इस क्लोरीन की भी है ना, तो हिसाब बराबर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कार्बन देखो, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ढूंढो आप चार्ट के अंदर कार्बन, ये रहा कार्बन की संयोजकता 4, दिख गई आपको। ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन की संयोजकता आप ढूंढोगे तो आपको नजर आएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, एक ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो 2 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 इंटू 2, वो मतलब कितना, 4 ही है ये भी, ठीक है, ये 4 ही है। तो बताओ यहाँ पर भी हिसाब बराबर है कि नहीं। तो क्या बोला, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। तो बताओ संयोजकता संतुलित है कि नहीं है। संतुलित मतलब जितनी संयोजकता इस धातु की है उतनी की उतनी संयोजकता इस अधातु की भी है, मतलब जितनी संयोजकता Na की है उतनी संयोजकता क्लोरीन की भी, और दोनों की एक एक है। जितनी संयोजकता कार्बन की है जो कि 4, उतनी की उतनी संयोजकता O2 की भी है जो कि भी है 4, तो संयोजकता बराबर है बच्चों, ठीक है। तो आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। अब आवेश का क्या फंडा है, आवेश मैंने आपको बता रखा, एक और बार बता देता हूं, जैसे कि बताओ आप यहाँ पर जो है, अगर मैं आवेश पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे कि सर Na के ऊपर आवेश होता है प्लस और Cl के ऊपर होता है माइनस। तो बताओ एक एक आवेश है ना दोनों के ऊपर, एक एक आवेश है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो आवेश भी जो है वो भी संतुलित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो ये वाला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। क्या बोला, जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ पकड़ने के लिए 4 इंसान की जरूरत थी, क्या 3 और 2 से पकड़ सकते थे, क्या नहीं पकड़ सकते थे, है ना। बस इसी को बोलते हैं अपन संतुलित करना। तो संतुलित का मतलब क्या है, जैसे ऑक्टोपस है, उससे अगर अपने को इंसानों को संतुलित करना था तो आपको 4 इंसान लगेंगे तब जाके उसकी 8 भुजाएं पकड़ में आएगी। अगर आप 4 की बजाय 3 इंसान ले लोगे तो उसकी सब भुजा पकड़ में नहीं आएगी, 2 ले लोगे तो नहीं आएगी, 4 इंसान लोगे तभी उसकी 8 भुजा पकड़ में आएगी बच्चों। तो हिसाब बराबर हो गया ना, उसकी 8 भुजा से अपन इंसानों की भी 8 भुजा मिल गई, इसको संतुलित करना बोलते हैं। उसी तरीके से देखो आप, इसकी एक संयोजकता उसकी भी एक संयोजकता, इसकी 4 संयोजकता इसकी भी 4 संयोजकता बच्चों, ठीक है। तो ये नियम समझ में आया आपको दूसरा भी, ठीक है। अब आगे सुनो, है ना। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखो बहुपरमाणुक आयन कौन है, ये OH, देखो आप, ये मैंने पूरा चार्ट लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये बहुपरमाणुक आयन का है ना, हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ये OH, ठीक है। ये कौन है, ये बहुपरमाणुक आयन है। आपको अगर इसकी संख्या बतानी है तो आपको कोष्टक के बाहर संख्या लिखनी पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2 करके, तो ये कोष्टक के बाहर है, मतलब इस मैग्नीशियम के साथ कितने बहुपरमाणुक आयन है, मतलब कितने OH आयन है, 2 आयन है बच्चों, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका, इसके कितने हैं, 2 आयन है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, है ना। देखो जैसे मैंने बोला कि एल्यूमिनियम जो है ना, उस एल्यूमिनियम के साथ में 3 आयन आते हैं बच्चों, कितने आते हैं, 3 आते हैं। क्यों आते हैं 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है बच्चों, कितनी होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एल्यूमिनियम ढूंढो आप, एल्यूमिनियम ढूंढो, ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आगे कितना है, 3, मतलब कि ये 3 लोगों से जुड़ सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 OH से जोड़ा उसको, ठीक है। ऐसा मैग्नीशियम जो है, आप मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, देखो आप मैग्नीशियम को ढूंढो, मैग्नीशियम कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है बच्चों, 2 है ना, इसलिए तो मैग्नीशियम जो है वो 2 OH से जुड़ा हुआ है, 2 OH से जुड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है 3 OH आयन के साथ में जुड़ा हुआ है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए सोडियम जो है ना बच्चों वो
एक ही OH से जुड़ा हुआ है, एक ही OH से जुड़ा हुआ है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे है ना कि सर आपने यहाँ पर कोष्टक लगाया। अब मैं बताता हूँ, जब एक ही संख्या होती है, जब एक ही संख्या होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मतलब यहाँ पे एक, ये एक लिख देता हूँ मैं, एक, ठीक है, एक OH से जुड़ा हुआ है। तो जब एक संख्या होती है ना बच्चों, उस समय कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक को आप बिना कोष्टक के भी लिख सकते हो, ठीक है, एक जो है उसको आप बिना कोष्टक के भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, यहाँ कोष्टक क्यों लगाना पड़ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप सोचो, अगर ये Mg लिखा आपने और आपने OH लिखा और कोष्टक लगाए बिना आपने 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2। अब कोई पढ़ने वाला इसको क्या पढ़ेगा पता है, वो क्या पढ़ेगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 किस पे लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन पे लगा हुआ है बच्चों। किस पे लगा हुआ है, सिर्फ इस हाइड्रोजन पे लगा हुआ है। बताओ क्या ऐसा है क्या कि ये 2 जो है ये सिर्फ इस हाइड्रोजन के ऊपर है क्या, नहीं, ये 2 किसके ऊपर है, ये 2 जो है वो तो इस पूरे OH के ऊपर है। किसके ऊपर है, इस पूरे OH के ऊपर है। पर अगर आप बिना कोष्टक के लिखते हो ना तो अपने को लगता है कि ये सिर्फ इस हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोष्टक लगा देते हैं, जिससे अपने को लग जाता है कि अच्छा ये जो 2 है ये इस पूरे OH के ऊपर लगा हुआ है बच्चों। आ गई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना, तो क्या बोला, बहुपरमाणुक आयन द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए MgOH का होल ट्वाइस, तो कोष्टक के बाहर लिख रखी अपन ने, देखो आप, ठीक है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक में कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, ये NaOH, यहाँ पर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, आप चाहो तो ये एग्जांपल और आप लिख लेना, ये बात भी आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। ऐसा, किसी को कोई दिक्कत बोलो, कोई प्रॉब्लम है अभी तक, किसी में कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सरल यौगिकों के सूत्र, अपन लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस चीज को अपन समझने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। बहुत आसान लगेगा आपको, अब ध्यान से सुनना। सरल यौगिक किसको बोलते हैं पहले तो वो सुनो। 2 भिन्न भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन और है यहाँ पे ना, ये हेडिंग में आप लिख लेना, द्विअंगी यौगिक। यहाँ पर है ना, आप लिख लेना हेडिंग में, ये लो, हेडिंग में आप लिखना द्विअंगी यौगिक, ठीक है बच्चों। ऐसा, ये आप हेडिंग बना लो इसका, द्विअंगी यौगिक, ठीक है। द्विअंगी यौगिक किसको बोलते हैं, सुनो। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। देखो आप, जैसे HCl है, तो ये HCl किससे मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन से मिलकर बना और एक क्लोरीन से मिलकर बना, तो ये द्विअंगी यौगिक है बच्चों, ठीक है। जैसे आप देखो, ये सोडियम और ये क्लोरीड है ना, क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बन गया है, तो ये द्विअंगी यौगिक है बच्चों। तो सरलतम यौगिक है ना, इसलिए इनको बोलते हैं द्विअंगी यौगिक, ठीक है। अब अपन सीखते हैं बच्चों सूत्र लिखने की बात, ठीक है। क्या होता है सूत्र, कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो आप, क्या बोला। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं बच्चों अपन, ठीक है। अब ये जो भी बोला ना, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो आप, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रतीक लिखने जा रहा हूं, है ना। जैसे मैं किसका सूत्र लिखने जा रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखने जा रहा हूं। किसका लिखने जा रहा हूं बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसका प्रतीक क्या होता है बताओ, वो होता है H, ठीक है, ये लिखा मैंने H। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है बच्चों, वो होता है Cl, तो ये मैंने Cl लिख दिया। अब बताओ आप, अगर मैं बोलूं अब मेरे को इसकी संयोजकता लिखनी है, इसी के नीचे इसकी संयोजकता लिखनी है, क्या लिखनी है बच्चों, संयोजकता लिखनी जा रहे हैं, है ना। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, और क्लोरीन की संयोजकता वो भी 1 होती है। किसी को नहीं याद हो रहा हो तो ये चार्ट सामने, मैं तो आपको यही बोलूंगा, इस चार्ट को चाट जाओ आप, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, ठीक है। ये चार्ट दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है ना,
ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, क्लोरीन की संयोजकता एक होती है। यहां तक की बात समझ में आई। पॉइंट ने क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग जो है उनके प्रतीक लिखते हैं, तो प्रतीक लिख दिया अपन ने, पढ़ लो आप, प्रतीक लिखते हैं, प्रतीक लिख दिए। प्रतीक लिखने के बाद उनकी संयोजकताएं लिखते हैं अपन, तो संयोजकताएं भी लिखती है। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस ओवर कराते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। आपको करना इतना सा है क्रॉस ओवर में कि आपको ये जो एक है ना, इस एक को इस हाइड्रोजन के नीचे लगाना है और इस एक को आपको इस क्लोरीन के नीचे लगाना है, बस। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर करना, ठीक है। तिर्यक गुणा भी बोलते हैं इसको हिंदी वाले, ठीक है। तिर्यक गुणा भी बोल सकते हैं, यूं समझ लो आप तिर्यक ट्रांजिशन करा रहे हैं अपन, क्रॉस ओवर करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। मतलब इस एक को इसके नीचे लेके जाना है, इस एक को इसके नीचे लेके जाना है बच्चों, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। तो ध्यान से देखो, है ना, अपन क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो पहले मैं एक एरो इधर से इसमें लगाता हूं, एक एरो मैंने इधर से इसमें लगा दिया, मतलब ये एक इस Cl के नीचे जाएगा, ये एक इस हाइड्रोजन के नीचे जाएगा। तो ध्यान से देखो आप क्या होता है ना, देखो ये देखो आगे एक 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 एक। तो पता है सूत्र क्या बन के आया, सूत्र बन के आया H1Cl1, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे HCl, है ना। 1 लिखने की जरूरत होती ही नहीं है ना। आप अगर आप बोलो सर आप यहाँ पे 1 लिखो, 1Cl1 लिखो, पर मैं आपको बता दूं आपको ऐसे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, ठीक है। कहीं पे भी ऐसे 1 को लिखने की जरूरत होती भी नहीं है। मैं अभी आपको बोल चुका हूं कोष्टक के बाहर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो अपने पास में ये सूत्र आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। आया समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत एग्जांपल है अपने पास, एक और लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब मैं बनाने जा रहा हूं हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। ध्यान से देखना क्या करा मैंने, सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह लिखा H, ठीक है, H लिखा, ये लिख दिया H। सल्फर को लिखा मैंने S लिखा। इनकी संयोजकताएं लिखने जा रहा हूं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सल्फर की संयोजकता होती है बच्चों 2। कहां से आई, ये टेबल आपके सामने, ढूंढ लो आप यहां पर सल्फर को। सल्फर ये रहा और सल्फर की संयोजकता 2 है, ठीक है। तो ये 2 लिख दी मैंने, लिख दिया। मैंने आपको बोला आपको तिर्यक गुणा करना है, मतलब कि आपको यहां से एक तीर मतलब इधर लगाना है, यहां से इधर करना है। सर ऐसे एग्जाम में भी करना पड़ेगा क्या? हाँ कर देना, आपकी किताब के अंदर भी ऐसे ही कर रखा है बच्चों, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, किताब में भी ऐसे ही कुछ कर रखा है। तो आप भी जब आप लिखो ना, आप भी ऐसे ही कर देना, ठीक है। तो देखो आ गई। अब अपन क्या बोलेंगे, ये 2 जो है वो इधर इसके नीचे जाएगा, ये एक जो है इस एस के नीचे जाएगा। तो देखो जरा आप ध्यान से देखो, ये देखो गए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, अपने पास फॉर्मूला क्या आया, H2S। देखो आप H2S, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है इसलिए अपन ने लिखा नहीं। तो क्या नाम पड़ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई दिक्कत हो तो बोलो बच्चों, समझ में आया आपको ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो मैंने जो है एक तो लिख रखा है, एक तरफ कार्बन लिख रखा है, एक तरफ मैंने क्लोरीन लिख रखा है ना। कार्बन लिख रखा है और क्लोरीन लिख रखा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। आराम से आप चार्ट में से देख लेना, कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोरीन की 1 है, सब नजर आ रहा है अपने को, ठीक है। ऐसा अब आप बताओ, वही इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो क्या बन के आया बच्चों बताओ, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम हो गया। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं बच्चों, है ना। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। और C1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। ये टेट्रा पेंट्रा वाली बात बताऊं क्या आपको, देखो बता देता हूँ, वो लग गया तब बात आई है तो वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। जो 1 होता है ना बच्चों, 1 नंबर 1, इसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। 2 को बोलते हैं बच्चों डाई, ये गिनती है, ये केमिस्ट्री की गिनती है ये। फिर ये होती है ट्राई, फिर ये होता है टेट्रा। 4 को क्या बोलना है, टेट्रा। 5 को बोलते हैं बच्चों पेंटा, 6 को बोलते हैं बच्चों हेक्सा, है ना। 7 को बोलते हैं बच्चों हेप्टा, दिख रहा है। और 8 को बोलते हैं बच्चों ऑक्टा, क्या बोलते हैं, ऑक्टा। 9 को बोलते हैं बच्चों नोना, ठीक है। और 10 को बोलते हैं बच्चों डेका। तो ये गिनती है बच्चों, ठीक है, ये गिनती है। तो क्या बोला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऐसे करके इसका नाम लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये गिनती भी आप लिख लेना, ठीक है, ऐसा। चलो आगे सुनो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, है ना। क्या है भैया, ध्यान से देखो आप। मैग्नीशियम लिखा मैंने,
और क्लोरीन लिखा, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, वही मैंने क्रॉस करवाया इनका, है ना, एक दूसरे के नीचे भेजा, तो क्या बन के आया अपने पास MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया बच्चों, आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बोलो कोई तकलीफ नहीं ना, आगे सुनो। इसके बाद आप इधर देखो Al2O3 है ना, तो इसको दो को इधर, इसको इसके नीचे, तो आपके पास क्या बन के आएगा, ध्यान से देखो आप, ये 2 इधर, ये 3 इधर, क्या बन के आ गया बच्चों, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना। इसके बाद देखो आप, जैसे अपने पास में ये कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, दोनों को इधर उधर भेज दो आप, भेज दिए, अपने पास क्या बन के आया Ca2O2, कोई तकलीफ ही नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, अपने को याद बस ये रखना है, ये रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये Ca2O2 आया Ca2O2। अब यहाँ पर एक मजेदार की बात बताता हूँ आपको, आप देखो यहाँ पर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो ये आपस में कट सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये कट सकते हैं अपने को, देखो, तो आप इनको काटोगे, मतलब आप समझ रहे हो, आप अनुपात काटते हो कि नहीं काटते हो, ऐसे, तो आप काटोगे तो आप 1:1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना, तो आपने इसको काट दिया, तो अब आपके पास में क्या बचा CaO, मतलब एक एक रह गया यहाँ पे, और एक एक को लिखने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखो आप, अब जो बच्चों अपन जो सीखने जा रहे हैं वो है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों के सूत्र। पहले तो अपन ने नॉर्मल वाले सीख लिए, अब बहुपरमाणुक वाले, है ना, बहुपरमाणुक आयन ये आपके सामने है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके 7 सूत्र बनाने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम को लिखा Na, उसके बाद इधर Na, ये NO3 दिख रहा है अपने को। ठीक है, सोडियम की संयोजकता 1 है, पता ही है हमको। NO3 की संयोजकता जो है वो बच्चों -1 होती है, देखो आपको दिखाता हूं मैं, नाइट्रेट कहाँ दिख रहा है, नाइट्रेट ये रहा, NO3, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है माइनस, वो भी कितना माइनस है, 1, एक बार माइनस लगना मतलब -1। ठीक है, तो ये -1 लिख दी बच्चों, अपन ने लिख दी। मैंने आपको बोला इसको इसके नीचे लेके जाओ, इसको इसके नीचे लेके जाओ, तो देखो मैं इनको नीचे लेके जा रहा हूँ। अब मजे की बात यह है बच्चों, जो फॉर्मूला बनता है ना बच्चों, उसमें यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस वो एक ही के रह जाता है, सिर्फ एक रह जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला जो लिखते हैं उसमें माइनस नहीं लगाते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के -1 भी लिखा है यहाँ पे, वरना आपके मन में बाद में कंफ्यूजन आता। ठीक है, ऐसा, वरना मैं 1 भी लिख देता तो खत्म हो जाती बात। ठीक है, तो ये आया अपने पास NaNO3, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। Na का नाम तो सोडियम है, NO3 का नाम पढ़ो आप क्या है, नाइट्रेट, तो नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये देखो, कैल्शियम की संयोजकता 2, OH की संयोजकता कितनी है ढूंढा आप, OH के ऊपर लिखा हुआ है माइनस, है ना, तो ये -1 लिख दिया मैंने, एक माइनस है ना, इसलिए -1 लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे इस माइनस का कोई लेना देना है नहीं, ये तो बस समझाने के लिए आपको लिखा है ताकि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो क्या आया अपने पास में फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस आ गया, ये आ गया। बताओ, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, OH को क्या नाम है बताओ, OH का नाम पढ़ो आप, ढूंढो यहाँ पे, OH कहाँ दिख रहा है, ये रहा, OH का नाम है हाइड्रोक्साइड, है ना, तो नाम हो गया इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लो, Na की संयोजकता 1, कार्बोनेट CO3 की संयोजकता 2, ढूंढो आप कार्बोनेट, ढूंढो, ये रहा कार्बोनेट के ऊपर, आप देखो यहाँ पे CO3 के ऊपर कितने माइनस है, 2, कितने माइनस है, 2, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2। देखो अब मैंने जानबूझ के माइनस नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को आपको जो समझाना था मैं वो समझा चुका, आप भी मत लगाना ऐसे माइनस। ठीक है, ऐसा बस मैंने तो इसलिए लगाया था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, इसको इसके नीचे भेजो, इसको इसके नीचे भेजो, भेज दिया, तो बताओ क्या नाम होगा इसका, Na2CO3 बन गया ना, Na2CO3 ये बन गया बच्चों। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा बताओ, नाम बताओ, Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत, बोलो, किसी को कोई तकलीफ है क्या, दिख नहीं रहा है क्या उधर, सोडियम कार्बोनेट, एक सेकेंड, अब आपको दिख जाएगा, है ना, ये लो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल है, देखो जरा, ये है अमोनियम NH4, है ना, अमोनियम ढूंढो आप, अमोनियम कहाँ है, ये रहा, अमोनियम के ऊपर 1+ लगा हुआ है, मतलब इसकी संयोजकता 1 हो गई। SO4 जो है ना, ये SO4 दिख रहा है अपने को, सल्फेट है, सल्फेट की संयोजकता 2 है, ढूंढो आप सल्फेट कहाँ है, ये रहा सल्फेट, ये रहा SO4, इसके ऊपर 2 माइनस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको वीडियो में सही से, 2 माइनस,
ठीक है ना। चलो तो ये 2 माइनस है अपने पास में, तो 2 लिखा, बस वही इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, भेज दिया, भेज दिया। तो बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अब आप बताओ क्या ये जो 2 है, क्या ये मेरे को ऐसा लिखना चाहिए क्या, कभी भी क्या ऐसे लिखना चाहिए क्या, नहीं सर। अब आप बता चुके हो कि ये जो 2 है ये इस पूरे NH4 पे, ये सिर्फ इस H4 पे नहीं है, इसलिए अपन ने एक कोष्टक लगा दिया बच्चों, ठीक है, ये एक कोष्टक लगा दिया, ठीक है। SO4 जो है उसके नीचे 1 है, और 1 के लिए मैं बता चुका हूँ कोष्टक लगाने की जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं लगा रहे वहां पे, है ना। तो बताओ NH4 का नाम क्या है, अमोनियम, SO4 का नाम है सल्फेट, तो नाम हो गया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। मतलब पूरा खेल पता है क्या है, ये जो 2 चार्ट नजर आ रहे हैं ना आपको, इसका है, इसका रट्टा मारना है आपको, यूं समझ लो आप तो बस, ठीक है। इनको आप 2-4 बार ऐसे देखो करो तो फिर आपको याद हो जाएगा ये, है ना। आया बात समझ में, तो ये सूत्र हो गया बच्चों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आणविक द्रव्यमान को। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको द्रव्यमान सिखा दिया ना द्रव्यमान, तो मैंने सब सारे चीजें मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया, ये रहा वो चार्ट, ठीक है, ये द्रव्यमान का चार्ट है। बस इसकी मदद से अपने को आणविक द्रव्यमान निकालने, कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। देखो आप जरा, जैसे H2O है ना, इस H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो पता है क्या होगा, H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, दिख रहा है आपको 1, तो मैंने कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू 1 क्या है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16, तो ये मैंने लिख दिया 16। इसको आप सोल्व कर लो, 2 + 16 ये आ गया आपके पास 18, आंसर आ गया 18। और मैंने आपको बता ही रखा है द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, U होती है, या तो आप U लिखो या फिर जो है आप चाहो तो AMU भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बस उस तरीके से मैंने सोल्व कर दिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कोई मुश्किल तो नहीं है, पढ़ लो आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं ये, है ना, बहुत इजी है और पूछे भी जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा डेफिनेशन पढ़ूं, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। उस पदार्थ में जितने भी परमाणु हैं उन सबके द्रव्यमानों का योग कर दो आप, बस खत्म काम, ठीक है। और वो द्रव्यमानों का योग क्या कब करोगे, जब आपको ये याद होगा, है ना, ये जो टेबल है ये याद करो और योग कर दो, खत्म काम, ठीक है। ऐसा जैसे एक और एग्जाम्पल है HNO3। अब मैं आपसे बोलूं HNO3 में बताओ आप, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, हाइड्रोजन जो है उसका द्रव्यमान क्या है, बोलो 1, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, 14 और 1 15 और 16 48, 48 में 15 जोड़ दो आप, तो आपके पास आ जाएगा 63। देखो ये लिख रखा है अपन ने 63, इजी है। ऐसे ही आप सोडियम क्लोराइड का सोल्व कर सकते हो। बताओ सोडियम क्लोराइड जो है, एक सोडियम का कितना होता है, एक सोडियम का होता है बच्चों 23, प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों को जोड़ दो आप, आंसर आ जाएगा 58.5। इकाई लगाना, नहीं तो नंबर काट लेगा आधा, है ना। अगर आप यू नहीं लिखोगे ना आपके नंबर काट लेगा वो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे CaCl2 है ना, CaCl2 के लिए बोलो कैल्शियम, कैल्शियम जो है कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है, देखो आप जरा, कैल्शियम जो है अपने को ये नजर आ गया 40, तो ये लिख दिया मैंने 40, ठीक है। 2 क्लोरीन है इसलिए पहले 2 लिखो, एक क्लोरीन का कितना है 35.5 है, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 111 यूनिट, खत्म काम, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लो ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि क्या ले बताओ क्या लिखूं, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देते हैं, है ना। या आपको वैसे पूछा जो जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, है ना। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका बोला। अब बताओ इसका अगर मैं आणविक द्रव्यमान बोलूं आपको, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है, देखो आप जरा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का कितना दिख रहा है आपको, 24 दिख रहा है, मैग्नीशियम के सामने 24 है, ये 24, तो लिखा 24। क्लोरीन कितनी है 2, तो 2 पहले ही लिख दो। एक क्लोरीन का कितना है 35.5 है, तो आप इसको सोल्व करो, 24 और 35.5 को आप सोल्व कर दो, 35 दूना 70, 70 और 1 71 होगा ये, है ना। सोल्व कर लो आप, गुणा तो कर ही सकते हो, अरे बोलो ना,
आपको ऐसा तो नहीं है जिसको गुणा करना है याद नहीं? अगर ऐसा हो तो देखो मैं करके बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो समझ लेना हो गया कल्याण उसका, तो है ना। 5 दूना 10 की 0 80 लगाए, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 80 लगाए, 1 3 दूना 6 और 1 7, 1 पॉइंट छोड़ के 1 पॉइंट, तो आ गया 71। तो ये 71 ऐड कर लो इसको आप, तो 4 और 1 5, वो 7 और 2 9, तो आ गया अपने पास 95 आया। तो बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? 95। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं और एक और एग्जांपल आप बोलो, जितने ले सकते हैं यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल में बताओ कौन सा ले, किससे ले बताओ। बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड का ले, कैल्शियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लो आप, कैल्शियम और ऑक्साइड, ठीक है। बताओ आप, एक कैल्शियम का कितना है? 40। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो टोटल हो गया 36। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? टोटल हो गया 56। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 56 हो गया बच्चों। आया समझ में आपको? ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो।